कहानी का शीर्षक बीरबल की सौगंध। प्रारंभ। एक बार की बात है जब मुगल सम्राट अकबर का दरबार शानो शौकत से सजा हुआ था। वहां सभी मंत्री, दरबारी, विद्वान और जनसाधारण सम्राट की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। परंतु इस वैभवशाली दरबार में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा चर्चित था तो वह था बीरबल का। उसकी चतुराई, न्यायप्रियता और वाक्पटुता से अकबर अत्यंत प्रभावित थे। यही कारण था कि कुछ दरबारी, खासकर महेशदास नामक एक मंत्री, बीरबल से ईर्ष्या करते थे। महेशदास एक चतुर लेकिन चालाक स्वभाव का दरबारी था। वह हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की योजनाएं बनाता रहता था। षड्यंत्र की शुरुआत। एक दिन महेशदास ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने कुछ सैनिकों और व्यापारियों को रिश्वत देकर एक झूठा मामला गढ़ा। मामला यह था कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी की बेशकीमती माणिक जड़ित अंगूठी गायब हो गई है और उस व्यापारी ने आरोप लगाया कि आखिरी बार जब वह अंगूठी पहने हुए देखा गया तब वह बीरबल के साथ ही था। महेशदास ने इस व्यापार को दरबार में बुलवाया और सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगवाया। जब व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरी अंगूठी उस दिन से गायब है जिस दिन मैं बीरबल जी के साथ दरबार से बाहर गया था। मैं किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आप स्वयं विचार करें। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े रहे। सम्राट ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कुछ कहना है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह आरोप पूरी तरह निराधार है, परंतु मैं सत्य को सिद्ध करके रहूंगा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। सच की तलाश। बीरबल जानता था कि यह सब महेशदास की चाल है। 3 दिनों में उसे न केवल सच को सामने लाना था बल्कि स्वयं को निर्दोष भी सिद्ध करना था। बीरबल ने सबसे पहले उस दिन के घटनाक्रम को याद किया। उन्होंने उन लोगों से बात की जो उस दिन उनके साथ थे। उन्होंने पाया कि वह अंगूठी महल में कहीं गिरी ही नहीं थी बल्कि जानबूझकर गायब की गई थी। उन्होंने उस व्यापारी के नौकरों से गुप्त रूप से बात की और पाया कि उन सभी को महेशदास ने भारी धन देकर चुप कराया है। बीरबल ने एक योजना बनाई। तीसरे दिन दरबार में जब सब एकत्र हुए तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आज उस व्यक्ति को ढूंढ लाया हूं जिसने अंगूठी चुराई थी, परंतु मैं एक शर्त पर उसकी पहचान बताऊंगा। अकबर बोले, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, आप दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और संबंधित व्यक्तियों की हथेलियों में रेत भरवाइए। जिसकी हथेली से रेत में अंगूठी निकलेगी वही दोषी होगा, और अगर किसी की हथेली से वह न निकले तो मैं अपनी गर्दन आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। सबको आश्चर्य हुआ। बीरबल ने दरबार में रेत लाने की व्यवस्था की। एक बड़ा सा थाल लाया गया और उसमें रेत भर दी गई। सभी दरबारियों की हथेलियों में मुट्ठी भर रेत रखी गई। सब चकित थे कि आखिर इससे कैसे पता चलेगा कि अंगूठी किसके पास है। परंतु महेशदास कुछ घबराया। उसे लगा शायद रेत में कुछ ऐसा मिलाया गया है जिससे पता चल जाएगा कि किसने अंगूठी छिपाई है। वह सोचने लगा कि अब अंगूठी को फेंक देना ही ठीक होगा। इसी सोच में जैसे ही उसकी हथेली में रेत रखी गई, उसने धीरे से अंगूठी रेत में छिपा दी। बीरबल ने सबकी रेत को एक-एक करके छानना शुरू किया। जब वह महेशदास की बारी पर पहुंचे तो थाल में से माणिकजड़ी अंगूठी निकल आई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने क्रोधित होकर महेशदास से पूछा, क्या तुमने अंगूठी चुराई थी? महेशदास सकपका गया और बोला, जहां पनाह, मैं
मैं बस बीरबल की परीक्षा लेना चाहता था। अकबर गरज पड़े। झूठे आरोप लगाकर किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना गंभीर अपराध है। उन्होंने आदेश दिया कि महेशदास को दरबार से निष्कासित कर दिया जाए और उसका धन जब्त कर लिया जाए। न्याय की जीत। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि सत्य की प्रतिष्ठा बनी रही। मुझे न्याय पर पूरा विश्वास था। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे दरबार के रत्न नहीं हो, बल्कि इस साम्राज्य की आत्मा हो। तुम्हारी बुद्धि और ईमानदारी पर मुझे गर्व है। उपसंहार। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। लोगों में यह संदेश फैल गया कि बीरबल न केवल चतुर है, बल्कि सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय भी है। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य की रोशनी में छिप नहीं सकता। अकबर ने बीरबल को न्याय शिरोमणि की उपाधि दी और उनके लिए विशेष स्वर्ण आसन का निर्माण करवाया। सीख। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। बुद्धिमत्ता के साथ साथ ईमानदारी भी आवश्यक है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वही उसमें गिरता है। कहानी का शीर्षक बीरबल और न्याय की कसौटी। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के इतिहास में चतुराई, न्याय और व्यंग्य का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करती हैं। बीरबल न केवल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, बल्कि वे उनके परम विश्वासपात्र और सलाहकार भी थे। इस कहानी में एक बार फिर बीरबल को न्याय की कठिन कसौटी पर खरा उतरना होता है, जब एक भोले किसान पर गलत आरोप लगाकर उसे मौत की सजा देने की साजिश रची जाती है। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है। दिल्ली की गद्दी पर सम्राट अकबर का शासन था। पूरा राज्य खुशहाल था, प्रजा शांत और दरबार ज्ञानियों से भरा हुआ था। दरबार के 9 रत्नों में बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था। अकबर को उन पर अटूट विश्वास था। लेकिन जहां विश्वास होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, खासकर राजा टोडरमल के भतीजे राजवीर को। राजवीर अकबर दरबार में नया नया आया था और बीरबल की ख्याति से चिढ़ता था। उसे लगता था कि यदि बीरबल दरबार से हट जाए तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। षड्यंत्र की योजना। राजवीर ने बीरबल को बदनाम करने की योजना बनाई। वह जानता था कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है, बल्कि आम जनता में भी उनका गहरा सम्मान है। इसलिए वह चाहता था कि बीरबल की छवि को धूमिल किया जाए। एक दिन एक गरीब किसान रामू दरबार में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। वह कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। वो मेरी पुश्तैनी जमीन थी, जो मेरे बाबा के समय से हमारे पास है। अकबर ने पूछा, किसने कब्जा किया? रामू बोला, जहांपनाह, वह आदमी कहता है कि उसे यह जमीन बीरबल जी से मिली है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। बीरबल आश्चर्यचकित रह गए। राजवीर बीच में बोला, जहांपनाह, यदि इस बात में सच्चाई है तो बीरबल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। यह जांच का विषय है। अकबर को भी कुछ संदेह हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे। उन्होंने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि यह एक साजिश है। कृपया मुझे 7 दिन का समय दें, मैं सच्चाई आपके सामने रख दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। 7 दिन की जांच। बीरबल ने सबसे पहले किसान रामू के गांव का रुख किया।
उन्होंने वहां के बुजुर्गों से बात की, राजस्व रिकॉर्ड देखे और पाया कि वह जमीन सच में रामू की पुश्तैनी संपत्ति थी। लेकिन जिस आदमी ने जमीन पर कब्जा किया था वह राजवीर का खास आदमी निकला। नाम था सेठ हरिराम। हरिराम एक चालाक व्यापारी था जो राजवीर के लिए जमीनें हड़पने का काम करता था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने हरिराम के नौकर को अपने पक्ष में कर लिया और उससे जानकारी निकाली कि कैसे उन्होंने जमीन पर कब्जा किया। नौकर ने बताया, इस सेठ हरिराम ने रामू की जमीन पर कब्जा करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए और उन पर आपकी नकली मुहर लगवाई। सब कुछ राजवीर साहब के कहने पर किया गया था। बीरबल ने वह बयान गुप्त रूप से लिखवा लिया। दरबार में न्याय का दिन। 7वें दिन दरबार में भारी भीड़ जमा थी। आमजन भी जानना चाहते थे कि बीरबल दोषी हैं या निर्दोष। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल तुम क्या कहना चाहोगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह मैं इस पूरे मामले को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि सभी को सच्चाई समझ आ सके। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने मंच सजवाया। उसमें हर पात्र को भूमिका दी गई। रामू किसान, हरिराम व्यापारी, राजवीर दरबारी और खुद बीरबल न्यायाधीश की भूमिका में थे। बीरबल बोले, यह एक न्याय का नाटक है। मैं इसमें कोई आदेश नहीं दूंगा, बस तथ्यों को सामने रखूंगा और अंत में जनता और जहांपनाह तय करें कि दोषी कौन है। नाटक का मंचन और सच्चाई का खुलासा। नाटक शुरू हुआ। रामू ने अपनी आपबीती सुनाई। फिर हरिराम ने झूठे कागज प्रस्तुत किए। तभी बीरबल बोले, मैं इस नाटक के न्यायाधीश की भूमिका में कुछ सबूत प्रस्तुत करता हूं। यह है हरिराम के नौकर का लिखा हुआ बयान, जिसमें साफ लिखा है कि दस्तावेज नकली हैं, मुहर जाली है और यह सब राजवीर के कहने पर किया गया। राजवीर घबरा गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने दूसरा प्रमाण पेश किया। नगर के एक चित्रकार से जाली दस्तावेजों की मुहर की तुलना करवाई थी। चित्रकार ने बताया कि असली मुहर और नकली मुहर में फर्क है। अकबर ने जब यह सब देखा तो उन्होंने कड़े स्वर में कहा, राजवीर, क्या तुमने बीरबल को फंसाने के लिए यह साजिश रची? राजवीर ने झुककर स्वीकार कर लिया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुमने न केवल बीरबल को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि एक निर्दोष किसान को भी अपनी जमीन से बेदखल किया। यह घोर अपराध है। अंतिम निर्णय और दंड। अकबर ने आदेश दिया कि राजवीर को तत्काल दरबार से निष्कासित किया जाए। सेठ हरिराम की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और वह 3 वर्ष के लिए कारावास में भेजा जाए। रामू को उसकी जमीन वापस की जाए और उसके परिवार को दरबार की ओर से सहायता दी जाए। बीरबल को सम्मानित किया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरी आंखें हो बल्कि इस राज्य की आत्मा हो। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय साहस और सत्य से ही संभव है। उपसंहार। बीरबल की इस न्यायप्रियता की प्रशंसा पूरे राज्य में हुई। लोग कहते थे, जहां बीरबल हैं वहां अन्याय टिक नहीं सकता। रामू ने बीरबल को आशीर्वाद दिया, आप जैसे लोग ही इस राज्य की असली रक्षक हैं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, न्याय किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होता, यह समाज की आत्मा होता है। हमें बस उसे पहचानने और सहेजने की आवश्यकता होती है। कहानी से शिक्षा। एक झूठ कितनी भी चालाकी से क्यों न बोला जाए, वह देर-सवेर उजागर हो ही जाता है। 2 न्याय की डोर साहस, सत्य और बुद्धि से बंधी होती है। 3 किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के प्रयास अक्सर खुद के पतन का कारण बनते हैं।
4. एक सच्चा राजा वह है जो किसी के ओहदे से नहीं बल्कि उसके सत्य से न्याय करता है। कहानी का शीर्षक बीरबल की रणनीति। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें नैतिकता, चतुराई और न्याय की सीख देती आई हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी इतनी प्रसिद्ध थी कि उनसे जुड़े किस्से हर वर्ग के लोगों को प्रिय थे। यह कहानी ऐसे ही एक अवसर की है जब बीरबल ने अपनी चतुराई से एक जटिल राजनीतिक साजिश को विफल कर दिया और राज्य को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। कहानी की शुरुआत। मुगल सम्राट अकबर का शासन अपने चरम पर था। दिल्ली का दरबार ज्ञान, कला, राजनीति और न्याय का केंद्र माना जाता था। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल सबसे विशिष्ट थे। अकबर को उन पर इतना विश्वास था कि कई बार वे सेना के निर्णयों में भी बीरबल की राय लिया करते थे। इसी दरबार में एक अन्य मंत्री था, ख्वाजा अली। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और बीरबल से ईर्ष्या रखता था। उसे लगता था कि बीरबल का महत्व घटाने के लिए उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सम्राट का विश्वास डगमगाए। मिस्र राज्य से आमंत्रण। एक दिन दरबार में एक दूत आया जो दूर के पड़ोसी राज्य मिस्र, आज के मिस्र से भिन्न एक कल्पित स्थान से था। उसने कहा, हमारे महाराज अकबर बादशाह से अनुरोध करते हैं कि वे अपने किसी बुद्धिमान मंत्री को हमारे राज्य में भेजें जो हमें प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने में मार्गदर्शन दे सके। यह सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी की नजरें बीरबल की ओर थीं। परंतु इससे पहले कि अकबर बीरबल का नाम लेते, ख्वाजा अली खड़ा हो गया और बोला, जहां पनाह, मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इस बार बीरबल के बजाय मुझे यह अवसर दिया जाए। मैं भी कुछ योग्यता रखता हूं। अकबर कुछ चौंके। वे जानना चाहते थे कि क्या ख्वाजा अली सचमुच कुछ साबित कर सकता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यदि ख्वाजा अली को यह सम्मान दिया जाए तो मैं इसका समर्थन करता हूं। ख्वाजा अली की चाल। दरअसल ख्वाजा अली का इरादा कुछ और था। वह जानता था कि मिस्र राज्य अकबर का राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। वह चाहता था कि वहां जाकर बीरबल को किसी गहरे षड्यंत्र में फंसवा दे और फिर जब बीरबल की प्रतिष्ठा गिरे तो दरबार में उसका महत्व भी समाप्त हो जाए। लेकिन अकबर ने उल्टा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ख्वाजा अली, तुम्हारी इच्छा सराहनीय है, परंतु ऐसे राजनयिक कार्यों के लिए हमें अपने सबसे अनुभवी मंत्री की आवश्यकता है। इसलिए मैं बीरबल को वहां भेज रहा हूं। मिस्र राज्य की साजिश। बीरबल जब मिस्र पहुंचे तो वहां का वातावरण अत्यंत विलक्षण था। राजा फिरोज शाह ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर के मुख्य चौराहे पर बीरबल का सम्मान हुआ, परंतु बीरबल को एक अजीब सा आभास हुआ, जैसे सत्कार के पीछे कुछ छिपा हुआ है। वास्तव में फिरोज शाह ने ख्वाजा अली के कहने पर बीरबल को बुलाया था। उसकी योजना थी कि किसी प्रकार बीरबल को दोषी ठहराकर कैद कर लिया जाए और फिर अकबर को यह संदेश भेजा जाए कि उनका प्रिय मंत्री विश्वासघात कर रहा था। अगले दिन दरबार में फिरोज शाह ने बीरबल से एक असंभव मांग रखी। मंत्री बीरबल, यदि आप हमारे प्रशासन के ज्ञाता हैं तो हमें यह बताइए कि बिना किसी युद्ध के एक बगावत करने वाले राज्य को कैसे शांत किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, महाराज, शांत करने के 2 तरीके हैं, तलवार से या बुद्धि से। मैं बुद्धि का सहारा लेना पसंद करता हूं। मुझे 3 दिन का समय दें। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने तुरंत उस बगावती राज्य के गुप्तचर प्रमुख से मिलना चाहा। वह सब कुछ जानना चाहते थे, कारण, नेता, जनता की स्थिति और राजस्व। उन्हें पता चला कि उस राज्य में कर बहुत अधिक वसूले जाते हैं और जनता में असंतोष है।
साथ ही राजा का सेनापति वहां के विद्रोहियों को समर्थन देता था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले राजा फिरोज शाह से कहा, आप 2 दिन के लिए कर वसूली स्थगित करें और एक आम सभा बुलाएं जिसमें जनता से सुझाव लिए जाएं। साथ ही सेनापति को वहां भेजा जाए, लेकिन अकेले। राजा को यह योजना अजीब लगी, पर बीरबल की ख्याति को देखते हुए वह मान गया। सभा के दिन बीरबल ने वहां के कुछ सम्मानित विद्रोहियों को बुलवाया और उनके साथ बातचीत की। उन्होंने सेनापति की नीतियों को सामने लाकर बताया कि कैसे उसका असली मकसद राज्य की सत्ता हथियाना है। सेनापति भौंचक्का रह गया। उसके ही गुप्तचर ने उसका पर्दाफाश कर दिया। यह सब बीरबल की चतुर योजना का हिस्सा था। विजय और सम्मान। जब यह सच्चाई राजा फिरोज शाह को पता चली तो वह अवाक रह गया। उसने बीरबल से क्षमा मांगी और कहा, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान नहीं करना मेरे लिए अपमान की बात है। आप न केवल हमारे राज्य की समस्या सुलझा गए, बल्कि एक विद्रोह को भी बिना खून खराबे के शांत कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां सत्य हो वहां शांति स्वाभाविक होती है। राजा ने बीरबल को महामहिम सलाहकार की उपाधि दी और उन्हें बेशकीमती उपहारों के साथ दिल्ली लौटाया। दिल्ली वापसी और साजिश का भंडाफोड़। बीरबल जब दिल्ली लौटे तो दरबार में उनका भव्य स्वागत हुआ। अकबर ने उन्हें गले लगाया और कहा, मैं जानता था तुम न केवल मिशन में सफल होकर लौटोगे बल्कि कुछ अद्भुत करके दिखाओगे। फिर बीरबल ने सभी के सामने ख्वाजा अली की चाल का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि मिस्र में उन्हें कैद करने की योजना थी, जिसे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से निष्फल कर दिया। ख्वाजा अली यह सुनते ही कांपने लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दरबार का कोई सदस्य यदि छल, कपट और ईर्ष्या से कार्य करे तो वह इस पद के योग्य नहीं। ख्वाजा अली को पद से हटा दिया गया और राजकोष से प्राप्त संपत्ति वापस ले ली गई। बीरबल का संदेश। बीरबल ने अंत में कहा, एक सच्चे मंत्री का कार्य न केवल राजा को सलाह देना होता है, बल्कि राज्य की अखंडता और प्रजा की भलाई के लिए किसी भी संकट का सामना करना होता है। छल करने वाले अपने ही जाल में फंसते हैं। उपसंहार। बीरबल की यह कहानी केवल चतुराई नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, संयम और नीति का उदाहरण है। उन्होंने बिना तलवार उठाए एक राज्य को विद्रोह से बचाया, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी और एक साजिश को भी उजागर किया। राजा अकबर ने उस दिन दरबार में घोषणा की, बीरबल मेरे दरबार का नहीं, मेरे आत्मबल का रक्षक है। शिक्षाएं। एक बुद्धि का सही प्रयोग युद्ध को भी टाल सकता है। 2 ईर्ष्या और छल का परिणाम अंततः स्वयं के लिए घातक होता है। 3 सत्य और धैर्य हमेशा विजयी होते हैं। 4 जो अपने कार्य से स्वयं को सिद्ध करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। कहानी का शीर्षक, बीरबल की नजाकत भरी चाल। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानियां भारत के इतिहास में चतुराई, न्याय और नैतिकता का अद्भुत मिश्रण हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और दूरदर्शिता ने न केवल मुगल दरबार को गौरवान्वित किया, बल्कि वे जनमानस के हृदय में भी बस गए। यह कहानी उसी श्रृंखला की एक रोचक और रोमांचक घटना है, जिसमें बीरबल को एक नाजुक राजनयिक संकट को चतुराई से हल करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत। दिल्ली के राजमहल में चहल पहल थी। सम्राट अकबर दरबार में विराजमान थे। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर थे और बीरबल हमेशा की तरह सम्राट के पास बैठे थे। तभी दरबार में एक विशेष दूत ने प्रवेश किया। वह पश्चिम दिशा के शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राज्य आंध्रगढ़ से आया था।
दूत ने झुककर कहा, जहां पनाह आंध्रगढ़ नरेश आपको प्रणाम भेजते हैं और एक प्रस्ताव भी। अकबर ने कहा, प्रस्ताव क्या है? दूत ने विनम्रतापूर्वक कहा, आंध्रगढ़ के राजा एक अद्भुत संगमरमर का हाथी आपको उपहार स्वरूप भेजना चाहते हैं, जो राज्य की मित्रता का प्रतीक है। परंतु एक शर्त है। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, शर्त क्या है? दूत बोला, उसे लेने के लिए आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री को हमारे राज्य आकर हाथी गिनने होंगे, क्योंकि यह हाथी अदृश्य है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल मुस्कराए बिना चौंके बैठे रहे। बीरबल की जिज्ञासा। बीरबल को समझ आ गया था कि यह सिर्फ उपहार नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि की परीक्षा है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह मैं स्वयं जाकर इस अदृश्य हाथी की गिनती करूंगा। अकबर ने एक गुप्त संदेश बीरबल को दिया, यदि यह कोई चाल हो तो सावधानी से कार्य करना। आंध्रगढ़ साम्राज्य हमारी सीमाओं पर नजर रखे हुए है। यात्रा और रहस्य का प्रवेश। बीरबल राजकीय वस्त्रों में नहीं, साधारण व्यापारी के रूप में आंध्रगढ़ पहुंचे। रास्ते में उन्हें कई चौंकाने वाली बातें पता चलीं। लोगों में अफवाह फैली थी कि बीरबल मूर्ख हैं, तभी तो अदृश्य हाथी की गिनती करने आए हैं। राजा भूपेंद्र देव का स्वागत अभद्रता से किया गया। दरबार में बीरबल का मजाक उड़ाया गया। राजा ने व्यंग्य से पूछा, बीरबल जी, हमें यह जानकर खुशी है कि आप अदृश्य हाथी देखने आए हैं। बताइए वह किस रंग का है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, वह तो उसी रंग का है जैसा आपकी बुद्धि। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, मैं यहाँ हाथी की गिनती करने आया हूँ, पर पहले यह बताइए कि इस अदृश्य हाथी को चारा कौन खिलाता है? राजा ने कहा, हमारे गुप्त अंगरक्षक। बीरबल बोले, तो सबसे पहले मुझे उनसे मिलवाइए, क्योंकि जहां हाथी होगा वहां उसकी लीद भी होगी, और जहां लीद होगी वहां उसका अस्तित्व छिपा नहीं रह सकता। गंभीरता का मोड़। बीरबल की बातों में छिपी व्यंग्य और सत्य की तीव्र धार राजा भूपेंद्र देव के अभिमान को ठेस पहुंचा गई। उसने बीरबल को बंदी बनाने का आदेश दिया, पर बीरबल पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी जेब से सम्राट अकबर की मुहर लगी एक चिट्ठी निकाली, जिसमें लिखा था कि यदि बीरबल को किसी भी प्रकार का अपमान सहना पड़ा तो यह युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। राजा सत्ते में आ गया। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, पर वह अपने दरबार में पराजित नहीं दिखना चाहता था। बीरबल की चाल। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, मुझे ज्ञात है कि यह सारा खेल आपकी बुद्धिमत्ता का अहंकार है। आप बीरबल को मूर्ख सिद्ध करना चाहते थे, परंतु मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। राजा ने पूछा, कौन सा प्रस्ताव? बीरबल बोले, मैं आपके दरबार में 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि आप उत्तर न दे पाए तो आपको अकबर सम्राट से क्षमा मांगनी होगी और 1 वर्ष तक अपने राज्य से कोई युद्ध नहीं छेड़ेंगे। राजा ने चुनौती स्वीकार की। 3 प्रश्न। प्रश्न 1, ऐसा कौन सा स्थान है जहां एक राजा भी बिना झुके प्रवेश नहीं कर सकता? राजा सोच में पड़ गया। दरबारियों ने कुछ उत्तर दिए, मंदिर, सम्राट का दरबार, मरणशया। पर कोई उत्तर सटीक न था। बीरबल बोले, उसका उत्तर है सपना। राजा हो या रंक, जब वह सपना देखता है तो उसकी इच्छाएं उसे झुका देती हैं। राजा चुप रह गया। प्रश्न 2, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पंख के उड़ सकता है,
बिना पैरों के दौड़ सकता है और पूरे राज्य को हिला सकता है। राजा ने कहा, यह तो कोई छलावा है। बीरबल ने उत्तर दिया, उस जीव का नाम है अफवाह। अब दरबार में सन्नाटा था। प्रश्न 3। राजा को सबसे बड़ा पराजय किससे मिलती है? राजा ने कहा, दुश्मन से। बीरबल बोले, नहीं, राजा को सबसे बड़ी हार तब मिलती है जब वह अपनी बुद्धि को अहंकार बना लेता है। राजा का आत्मबोध। राजा भूपेंद्र देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीरबल से क्षमा मांगी और कहा, आपने मुझे केवल उत्तर नहीं दिए बल्कि मुझे मेरी सीमाओं का ज्ञान कराया। मैं वचन देता हूं कि 1 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं छेड़ूंगा और सम्राट अकबर को यह मित्रता सच्चे रूप में लौटाऊंगा। बीरबल ने मित्रता का हाथ बढ़ाया और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजा वही होता है जो अपनी हार को भी सम्मानपूर्वक स्वीकारे। दिल्ली वापसी और स्वागत। बीरबल जब दिल्ली लौटे तो उनके साथ आंध्रगढ़ से मित्रता का प्रस्ताव, शांति का अनुबंध और वास्तविक संगमरमर का हाथी भी था, जो कि इस बार सचमुच मौजूद था। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम न होते तो आज एक मूर्खता हमें युद्ध के द्वार तक ले जाती। तुमने शब्दों से वह कार्य कर दिखाया जो तलवार भी नहीं कर सकती। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह तलवार जख्म देती है पर बुद्धि दिशा देती है। उपसंहार। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई की नहीं बल्कि उनकी गहराई, विनम्रता और समझदारी की भी गवाही देती है। एक तीखी चुनौती को न केवल हल किया गया बल्कि उससे एक स्थायी मित्रता भी बनी। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सामरिक युद्धों से कहीं अधिक कठिन होते हैं मन और बुद्धि के युद्ध, और उन्हें जीतने वाला ही सच्चा नायक होता है। शिक्षाएं। एक, बुद्धिमत्ता से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 2, अहंकार किसी भी पद या शक्ति को खोखला बना देता है। 3, सही शब्द तलवार से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। 4, मित्रता जब सम्मान और सत्य पर आधारित हो तो वह लंबे समय तक स्थायी रहती है। हास्य, न्याय और चतुराई से भरी एक अनोखी कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में जितनी प्रसिद्ध है उतनी ही प्रेरणादायक भी। बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनकी न्यायप्रियता और समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ने मुगल सम्राट अकबर को न केवल संकटों से निकाला बल्कि उन्हें जनप्रिय भी बनाया। यह कहानी एक ऐसे प्रसंग पर आधारित है जहां बीरबल को दरबार की राजनीति, एक रहस्यमयी चोरी और न्याय की परख के बीच चतुराई से संतुलन साधना पड़ता है। प्रारंभ। चोरी का रहस्य। एक सुबह अकबर का राजमहल चिंता से भर गया। रानी की निजी तिजोरी से एक बेशकीमती नीलम हार चोरी हो गया था। यह हार सम्राट अकबर ने रानी को उनके जन्मदिवस पर भेंट किया था और वह उसे किसी भी मूल्य पर वापस पाना चाहते थे। महल के दरवाजे तुरंत बंद कर दिए गए। किसी को अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। महल की सेविकाओं, सैनिकों और यहां तक कि दरबारियों तक की तलाशी ली गई पर हार कहीं नहीं मिला। अकबर ने झुंझलाते हुए आदेश दिया, बीरबल को बुलाओ। अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह बीरबल ही है। बीरबल का आगमन। बीरबल दरबार में पहुंचे। वह सदा की तरह शांत, विनम्र लेकिन तेज नजरों से सबका अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने पूरे मामले को ध्यानपूर्वक सुना और तुरंत बोले, जहां पनाह हार चोरी हुआ नहीं है, उसे कहीं छिपाया गया है, और जिसने यह कार्य किया है वह यहां उपस्थित लोगों में ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, पर तुम्हें कैसे पता? बीरबल मुस्कराए, इसमें चोर ने जल्दबाजी में गलती की है
और वह गलती मैं सबके सामने लाऊंगा, परंतु इसके लिए मुझे 3 दिन और विशेष स्वतंत्रता चाहिए। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। 3 दिन की तलाश। बीरबल ने 3 दिन महल में ही बिताए। उन्होंने हर सेविका, रक्षक और कर्मचारी से अलग अलग बात की। किसी से हल्के फुल्के सवाल पूछे तो किसी से गंभीरता से। उन्होंने तिजोरी की परिक्रमा की, दीवारें ठोंकी, खिड़कियों के बाहर झांका और यहां तक कि रानी के वस्त्रों की अलमारी भी देखी। तीसरे दिन उन्होंने एक घोषणा की, चोर पकड़ा जा चुका है, पर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। कृपया जहांपनाह एक विशेष सभा की जाए जिसमें वह हार खुले रूप से बरामद हो। अकबर ने घोषणा की और सभा बुला ली गई। सभा में बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा कटोरा रखा जिसमें गुलाब जल भरा हुआ था। उसके आसपास कई मिट्टी के दीपक रखे गए। फिर उन्होंने सभी महल कर्मचारियों को बुलाया और कहा, आप सब आज रात तक इस गुलाब जल से हाथ धोकर दीपक को छुएंगे। जिसके दीपक में सुगंध सबसे अधिक होगी वही चोर होगा। लोग चौंक गए, पर सबने वैसा ही किया। बीरबल एक एक दीपक की सुगंध को सूंघते गए और जब सेविका लाजो के दीपक की बारी आई तो उन्होंने कहा, यही है चोर। लाजो कांपने लगी। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। अकबर बोले, पर बीरबल तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहांपनाह मैंने सबको कहा था कि गुलाब जल से हाथ धोना है, परंतु चोर डर के मारे हाथ धोए बिना ही दीपक को छू गया ताकि उस पर सुगंध न लगे और वह पकड़ी न जाए, परंतु वही उसकी पहचान बन गई। लाजो ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि दरबार के एक दरबारी मलिक खां ने उससे हार चुरवाया था ताकि वह उसे शत्रु राज्य को बेच सके और अकबर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सके। षड्यंत्र की गहराई। बीरबल ने तुरंत ही उस षड्यंत्र की गहराई को भांप लिया। उन्होंने अकबर से अनुरोध किया कि मलिक खां को गिरफ्तार करने से पहले उसे भ्रम में रखा जाए। बीरबल ने मलिक खां को दरबार में आमंत्रित किया और घोषणा की, हमारा चुराया गया हार मिल गया है और चोर को पकड़ने वाला व्यक्ति दरबार के सम्मान का पात्र है। मलिक खां ने यह सुनते ही रात में लाजो को महल से निकालने की योजना बनाई, लेकिन बीरबल पहले से तैनात गुप्त सैनिकों के माध्यम से उन्हें रंगे हाथ पकड़वा चुके थे। अगली सुबह मलिक खां और लाजो दोनों को दरबार में लाया गया। अंतिम न्याय। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, मलिक खां, तुमने राजद्रोह का प्रयास किया, हार चुरवाकर शत्रु राज्य को बेचना चाहते थे। मलिक खां चुप रहा। बीरबल ने बीच में कहा, जहांपनाह अपराधी जब मौन हो जाए तो अपराध स्वयं बोलता है। अकबर ने आदेश दिया कि मलिक खां की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे आजीवन कारावास में भेजा जाए। लाजो को क्षमादान मिला क्योंकि उसने अंत में सच्चाई उगली और एक बड़ी साजिश को उजागर किया। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल को विशेष स्वर्ण सिंहासन भेंट किया जिस पर राजबुद्धि की मूरत बीरबल अंकित था। उन्होंने कहा, जब तक बीरबल हमारे साथ है तब तक अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो उसमें भी उजाले की किरण निकल आती है। उपसंहार। इस घटना के बाद दरबार में एक नई कहावत प्रचलित हो गई, जिसने बीरबल को मूर्ख समझा उसने खुद को मूर्ख सिद्ध किया। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध किया कि चतुराई केवल बातों में नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। जब न्याय, बुद्धि और धैर्य एक साथ चलें तो कोई भी साजिश ज्यादा समय नहीं टिक सकती। कहानी से शिक्षाएं। एक झूठ कितनी भी सफाई से बोला जाए पर उसका निशान छूट ही जाता है।
2 न्याय के लिए साहस और धैर्य दोनों जरूरी होते हैं। 3 बुद्धिमत्ता वहीं सफल होती है जहां उसके साथ संयम भी हो। 4 सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं। 5 हर व्यक्ति का कर्म ही उसकी असली पहचान होती है, ओहदा नहीं। कहानी शीर्षक बीरबल की बुद्धि और बगावत की चाल। शैली ऐतिहासिक, हास्य, न्यायपूर्ण और रहस्यपूर्ण कथा। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी केवल कहानियों में नहीं, इतिहास में एक मिसाल बन चुकी है। जहां अकबर अपनी प्रजा की भलाई और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, वहीं बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। यह कहानी ऐसे समय की है जब दिल्ली सल्तनत के कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे थे और उन्होंने बीरबल को हटाने की एक खतरनाक योजना बनाई। प्रकरण 1 दरबार में जलन। बीरबल की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। जनता उन्हें न्यायप्रिय मानती थी और दरबार में उनकी राय को सम्राट अकबर सर्वोच्च मानते थे। यही बात कुछ दरबारियों को खटकती थी, खासकर सेनापति महावत खां, कोषाध्यक्ष राजवर्धन और मंत्री सुलेमान मिर्जा को। ये तीनों लंबे समय से बीरबल की पदवी को खत्म करने की योजना बना रहे थे। एक दिन इन तीनों ने मिलकर योजना बनाई। यदि बीरबल को अकबर के सामने मूर्ख सिद्ध कर दिया जाए तो उसे दरबार से निकाला जा सकता है। प्रकरण 2 चुनौती की चाल। सुलेमान मिर्जा ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि बीरबल वास्तव में इतना बुद्धिमान है तो उसे ऐसे काम सौंपिए जो असंभव हो। तब उसकी असलियत सामने आ जाएगी। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और 3 असंभव कार्य दिए। एक ऐसा आदमी लाओ जो न कभी जन्मा हो और न कभी मरे। 2 ऐसी जगह दिखाओ जहां धरती हो, आकाश हो, लेकिन न कोई हवा हो न जीवन। 3 एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब खुद सम्राट को भी न पता हो। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल 3 दिन में उत्तर चाहिए, नहीं तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। प्रकरण 3 बीरबल की तलाश। बीरबल यह समझ चुके थे कि यह सब उनके विरोधियों की चाल है, लेकिन वह परेशान नहीं हुए। उन्होंने 3 दिन का समय लिया और नगर के कोने कोने में घूमने लगे। सबसे मिले, साधु, किसान, व्यापारी, बच्चों, यहां तक कि पागलों से भी। पहले दिन वह एक बूढ़े दरवेश से मिले जिसने कहा, जिन्होंने मोह छोड़ दिया वे न जन्मे न मरे, वे तो बस प्रेम में जीते हैं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यही तो मैं खोज रहा था। दूसरे दिन वह एक पुराने खंडहर में गए जहां न कोई जीवित था, न हवा चलती थी, सिर्फ धूल और सन्नाटा। वहां उन्होंने एक कब्र के पत्थर पर लिखा पढ़ा, यहां वे सो रहे हैं जो कभी उठेंगे नहीं। तीसरे दिन बीरबल एक बालक के पास गए और पूछा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर सम्राट भी न दे पाए। बालक ने मुस्कराकर जवाब दिया, उनसे पूछो आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। बीरबल चौंके। यही तो सबसे संवेदनशील प्रश्न था। प्रकरण 4 दरबार में उत्तर। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। पूरा दरबार उत्सुक था कि क्या आज बीरबल की हार होगी। प्रथम प्रश्न बीरबल ने एक दरवेश को लाकर कहा, यह वो हैं जो न कभी जन्मे और न कभी मरेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने स्व को त्याग दिया है। यह मोहमाया से परे हैं, केवल प्रेम में जीते हैं। अकबर प्रभावित हुए। द्वितीय प्रश्न बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसी जगह देखी है, एक वीरान कब्रिस्तान का खंडहर जहां न जीवन है न हवा, सिर्फ मृत्यु और सन्नाटा। अकबर ने सिर हिलाया, सही है। तृतीय प्रश्न बीरबल बोले, अब मैं वही प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर सम्राट अकबर भी नहीं जानते, आपके बाद ताज किसे मिलेगा।
दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने एक क्षण को सोचा, फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि कोई भी चाल तुम्हें हरा नहीं सकती। प्रकरण 5, प्रतिशोध की साजिश। अब विरोधी दरबारी परेशान हो चुके थे। उन्होंने बीरबल को मारने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को अफगान सीमा के पास एक झूठी बगावत की जांच के लिए भेजने की सिफारिश की, जहां पहले से भाड़े के हत्यारे तैनात थे। बीरबल को संदेह हो गया। उन्होंने एक योजना बनाई। रास्ते में उन्होंने अपने समान दिखने वाले एक साधु रामदास से मिलकर कहा, तुम कुछ दिन के लिए मेरी तरह रहो और मैं गुप्त रूप से इस षड्यंत्र की जांच करूंगा। रामदास सहमत हो गया। प्रकरण 6, जाल का भेदन। बीरबल भेष बदलकर सैनिकों के साथ अफगान सीमा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्थानीय सरदार वास्तव में अकबर के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे हैं, पर इन तीनों दरबारियों की मदद से। उन्होंने वहां गुप्त रूप से एक बैठक में भाग लिया, जहां यह स्पष्ट हुआ कि सेनापति महावत खां विद्रोहियों को हथियार पहुंचवा रहा है। बीरबल ने सबूत इकट्ठा किए और गुप्त संदेश के जरिए अकबर को भेज दिए। प्रकरण 7, भांडाफोड़ और न्याय। अकबर ने तुरंत कार्यवाही की। सेनापति को दिल्ली बुलाया गया और दरबार में उसके सामने बीरबल ने साक्ष्य प्रस्तुत किए, हथियारों के दस्तावेज, गवाह और विद्रोही सरदारों के बयान। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। सुलेमान मिर्जा और राजवर्धन को भी विद्रोह में भागीदार सिद्ध किया गया। अकबर ने कहा, जो अपने ही साथियों को धोखा दे वह राज्य का क्या भला करेगा। तीनों को पदच्युत कर कारावास में डाल दिया गया। प्रकरण 8, बीरबल का गौरव। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि हमारे सच्चे रक्षक भी हो। आज तुमने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि राज्य को एक बड़ी साजिश से भी बचाया। उन्होंने बीरबल को राजरक्षक की उपाधि दी और एक स्वर्णमाला भेंट की। उपसंहार। बीरबल की यह जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि बुद्धि, धैर्य और विवेक की थी। उन्होंने बार बार सिद्ध किया कि शत्रु कितना भी बलशाली क्यों न हो, यदि आप सत्य और बुद्धि से खड़े हों तो आप अजेय हैं। शिक्षाएं। एक, बुद्धिमानी केवल उत्तर देने में नहीं बल्कि सही प्रश्न पूछने में भी होती है। 2, सत्य को समय लग सकता है सामने आने में, पर वह कभी हारता नहीं। 3, राजनीति में चालें बहुत होती हैं, पर जो पारदर्शिता और धैर्य से चले वही सच्चा नेता होता है। 4, प्रश्नों से डरने वाले राजा नहीं बनते, जो उत्तर खोजे वही विजेता होते हैं। कहानी शीर्षक, बीरबल की दूरदर्शिता और दरबार की साजिश। शैली, रहस्य, न्याय, हास्य और नीति। अकबर बीरबल की कहानियां केवल चतुराई और हंसी का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ये हमें जीवन, न्याय और राजनीति की गहराइयों से भी परिचित कराती हैं। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल की लोकप्रियता चरम पर थी और दरबार के कई उच्च पदाधिकारी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। ईर्ष्या की आग ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जो सम्राट अकबर की सत्ता तक को हिला सकती थी। पर बीरबल की दूरदर्शिता ने फिर से सबको चौंका दिया। प्रकरण 1, बीरबल का बढ़ता प्रभाव। बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा न केवल दिल्ली बल्कि आगरा, लाहौर, कंधार और काबुल तक फैल गई थी। जहां अकबर ने उन्हें राजसभासद से राजप्रमुख सलाहकार तक का पद दे दिया था, वहीं जनता उन्हें न्याय का प्रतीक मानती थी। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता से 3 दरबारी अत्यधिक परेशान थे। सेनापति महमूद खान, कोषाध्यक्ष हरि सिंह और प्रधानमंत्री गनी बेग। तीनों ने आपस में मिलकर कहा, यदि बीरबल ऐसे ही सबका ध्यान खींचता रहा तो एक दिन वह हमारी जगह ले लेगा।
हमें उसे हटाना ही होगा। प्रकरण 2, धोखे की योजना। तीनों ने बीरबल को दरबार से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने एक पुरानी विद्रोही रणनीति को अपनाने का सोचा। पहले राजा के मन में शंका उत्पन्न करो, फिर उसे इतना उलझाओ कि वह खुद अपने सबसे प्रिय को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने अफगान सीमा पर एक झूठी बगावत फैलाने की अफवाह उड़ाई और बीरबल को वहां जांच के लिए भेजने की सिफारिश की। योजना यह थी कि बीरबल रास्ते में ही मारा जाए और उसका दोष विद्रोहियों पर मढ़ दिया जाए। प्रकरण 3, बीरबल को भेजा गया सीमांत पर। अकबर को जब यह समाचार दिया गया कि सीमा पर विद्रोह की संभावना है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मुझे तुम पर सबसे अधिक विश्वास है। मैं चाहता हूं कि तुम जाकर स्वयं वहां की स्थिति का निरीक्षण करो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, जैसा हुक्म। पर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो चुका था। वह जानते थे कि दरबार के भीतर कोई उनके खिलाफ खेल खेल रहा है। उन्होंने यात्रा पर निकलने से पहले अपनी रणनीति बनाई। प्रकरण 4, बीरबल की गुप्त तैयारी। बीरबल ने अपने विश्वासपात्र सेवक कल्लू को बुलाया और कहा, मैं जब तक वापस न आऊं, तुम मेरी तरह वेशभूषा रखकर दरबार में उपस्थिति दर्ज कराओ। दरबारियों को शक नहीं होना चाहिए कि मैं गया भी हूं। साथ ही बीरबल ने गुप्त रूप से दिल्ली के सबसे योग्य गुप्तचरों को सीमांत की स्थिति जानने भेज दिया। फिर वह गुप्त वेश में एक आम व्यापारी के रूप में काफिले से निकल पड़े। प्रकरण 5, सच्चाई का पता चलता है। सीमा पर पहुंचने के बाद बीरबल ने पाया कि कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि स्थानीय प्रशासन शांत था। लेकिन वहां एक संदिग्ध सैनिक टुकड़ी थी जो गुप्त रूप से रात में अभ्यास करती थी। बीरबल ने छिपकर देखा कि वे सैनिक दिल्ली के चिन्हों के साथ नहीं, बल्कि अन्य प्रतीकों से युक्त थे। गुप्तचरों से सूचना मिली कि इन सैनिकों को गुप्त रूप से दिल्ली से ही भेजा गया था, हरिसिंह के कोष से धन देकर। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि यह विद्रोह नहीं, बल्कि एक साजिश थी जो उनकी हत्या के लिए रची गई थी। प्रकरण 6, लौटने की योजना। बीरबल ने चुपचाप उन सैनिकों के सारे प्रमाण, चिट्ठियां और गुप्त धन वितरण के दस्तावेज इकट्ठा किए। फिर वह रातों रात दिल्ली वापस लौटे। अभी तक किसी को पता नहीं था कि वह सीमा से वापस आ चुके हैं। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे सारी सच्चाई बिना शोरगुल के उजागर हो सके। प्रकरण 7, दरबार में मूक अभिनय। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने पूछा, क्या बीरबल सीमांत से लौटे? कल्लू, बीरबल का हमशक्ल, सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, वे अभी मार्ग में हैं। तभी एक दूसरा सेवक भागते हुए आया और चिल्लाया, जहां पनाह, बीरबल मारे गए। सीमा पर उन्हें सैनिकों ने घेर कर मार डाला। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारियों ने सिर झुका लिया, पर तीनों षड्यंत्रकारी मुस्कराए। पर तभी मुख्य द्वार से बीरबल स्वयं प्रकट हुए। सारी सभा हक्की बक्की। बीरबल ने अकबर के सामने दस्तावेज रखे, सैनिकों की सूची, धन वितरण की पर्चियां और एक पत्र जिसमें गनी बेग ने आदेश दिया था, बीरबल को सीमा पर रोको और काम समाप्त कर दो। प्रकरण 8, न्याय का समय। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तीनों षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। साथ ही उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें राज्यद्रोह का दोषी ठहराया गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सत्य को छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, वह उजाले की तरह चमक ही जाता है। प्रकरण 9, बीरबल की परीक्षा। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हारी परीक्षा स्वयं लेना चाहता हूं। अगर तुम सच्चे बुद्धिमान हो
तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो। 1. सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 2. सबसे बड़ा मित्र कौन है? 3. सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह। 1. सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है। 2. सबसे बड़ा मित्र हमारी अंतरात्मा है। 3. और सबसे कठिन युद्ध अपने आप से लड़ना है, जब हमें सत्य स्वीकार करना हो। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरे मंत्री नहीं, मेरी आत्मा के दर्पण हो। प्रकरण 10 जनता का सम्मान। अकबर ने बीरबल के सम्मान में राजधानी में उत्सव घोषित किया। जनता ने सड़कों पर दिए जलाए। बीरबल को राजधर्मरत्न की उपाधि दी गई। बीरबल ने फिर भी विनम्रता से कहा, महाराज, यह उपाधि मेरी नहीं, उस सत्य की है जिसने मुझे मार्ग दिखाया। उपसंहार। बीरबल ने इस घटना से यह सिद्ध कर दिया कि केवल चतुराई ही नहीं, दूरदर्शिता, धैर्य और साहस भी किसी को महान बनाते हैं। उनके शत्रु हार गए क्योंकि उन्होंने छल चुना। बीरबल जीत गए क्योंकि उन्होंने सत्य और नीति का साथ नहीं छोड़ा। शिक्षाएं। 1. सत्य को छुपाना अस्थायी है, उसका प्रकट होना निश्चित है। 2. राजनीति में सफल वही होता है जो चाल को चाल से नहीं, नीति से मात दे। 3. ईर्ष्या का फल विनाश होता है। 4. एक सच्चा नेता वह है जो खतरों से नहीं, जिम्मेदारी से डरता है। 5. हमेशा प्रश्नों का उत्तर देना ही बुद्धिमानी नहीं होती, कभी कभी प्रश्न खड़ा करना भी चतुराई होती है। यह रही एक लंबी और रोचक अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक: बीरबल की बुद्धि और दरबारी षड्यंत्र। सम्राट अकबर का दरबार भारतवर्ष का सबसे विद्वान, न्यायप्रिय और वैभवशाली दरबार माना जाता था। इस दरबार की शान थे बीरबल, जो केवल अकबर के विश्वासपात्र ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। दरबार के कई मंत्री उनकी प्रसिद्धि और सम्मान से जलते थे। यह कहानी उस समय की है जब एक दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने और अपदस्थ करने की साजिश रची, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से ऐसी चाल चली कि षड्यंत्र रचने वाला खुद ही फंस गया। पहला भाग: दरबार की जलन। सम्राट अकबर हर विषय पर बीरबल की राय लेते थे, चाहे वह न्याय हो, राज्य की योजना हो या निजी विषय। धीरे धीरे यह बात अन्य दरबारियों को अखरने लगी, विशेषकर एक दरबारी राजा चंद्रसेन को। राजा चंद्रसेन एक धनी सामंत था जो लंबे समय से अकबर के दरबार में ऊंचा पद पाने की चाह में था। पर हर बार उसकी महत्वाकांक्षा बीरबल की सूझबूझ के सामने फीकी पड़ जाती थी। वह सोचने लगा, अगर बीरबल दरबार से चला जाए तो सम्राट मेरी ओर ध्यान देंगे। और यहीं से शुरू हुआ षड्यंत्र। दूसरा भाग: बीरबल को नीचा दिखाने की योजना। राजा चंद्रसेन ने दरबार में कुछ खास लोगों को साथ लेकर एक योजना बनाई। उसने सम्राट के समक्ष एक प्रश्न रखने का प्रस्ताव रखा, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाए, यहां तक कि बीरबल भी नहीं। अगले ही दिन चंद्रसेन ने सभा में पूछा, जहांपनाह, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, पर क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति बिना बोले किसी का भविष्य जान सके और ऐसा दावा करे कि वह सटीक होगा? अकबर ने प्रश्न सुना और कहा, बेशक यह कठिन है। बीरबल, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, उत्तर देना तो आसान है, पर उसे सिद्ध करने के लिए मुझे 3 दिन का समय दीजिए और एक विशेष व्यवस्था चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। तीसरा भाग: बीरबल की अनोखी योजना। 3 दिनों के भीतर बीरबल ने एक रहस्यमयी व्यक्ति को दरबार में बुलाया। वह एक वृद्ध सन्यासी जैसा दिखने वाला व्यक्ति था,
जिसके माथे पर तिलक, लंबे केश और गंभीर आंखें थीं। उसका नाम ज्ञानी बाबा बताया गया। दरबार के बीचों बीच एक मंच बनाया गया और बीरबल ने घोषणा की, यह है ज्ञानी बाबा, जो बिना किसी से पूछे भविष्य बता सकते हैं। अब चंद्रसेन को लगा कि बीरबल हारा नहीं, बल्कि कोई नाटक कर रहा है। उसने सोचा कि वह इस ज्ञानी बाबा का भेद खोल देगा। जब ज्ञानी बाबा दरबार में बैठे, बीरबल ने 5 लोगों को मंच पर बुलाया, 4 साधारण किसान और 5वां स्वयं राजा चंद्रसेन। सबके चेहरे पर नकाब पहनाया गया। बीरबल ने बाबा से कहा, इन 5 में से कोई एक बड़ा षड्यंत्रकारी है, बाकी सभी निर्दोष हैं। आप बिना बोले बस उसकी ओर इशारा करें। ज्ञानी बाबा ने सबका निरीक्षण किया और बिना रुके सीधे 5वें व्यक्ति चंद्रसेन की ओर इशारा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, ज्ञानी बाबा ने उस व्यक्ति को पहचान लिया है जो द्वेष और षड्यंत्र से भरा हुआ है। नकाब हटाया गया, वह चंद्रसेन था। चौथा भाग, रहस्योद्घाटन। अब चंद्रसेन ने क्रोधित होकर कहा, यह सब नाटक है। बीरबल ने किसी को भेष बदलकर यह करिश्मा दिखाने को कहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दरबार का गुप्तचर है, जिसे आपने ही नियुक्त किया था और मैं उसकी सेवाओं का प्रयोग कर रहा था। यह दरबार के भीतर की बातें सुनता रहा है। तभी वह ज्ञानी बाबा बोला, मैंने स्वयं राजा चंद्रसेन को कहते सुना कि वह बीरबल को अपदस्थ करने के लिए कोई गहरी साजिश रच रहा है। अकबर चौंके, पर अब सब स्पष्ट हो गया। 5वां भाग, चंद्रसेन की हार। अकबर ने गुस्से में आकर चंद्रसेन को फटकारा, राजा चंद्रसेन, तुमने मेरे सबसे विश्वस्त मंत्री के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तुम अपने स्वार्थ के लिए राज्य के स्तंभ को तोड़ना चाहते थे। चंद्रसेन झुका, पर बोला, मैंने बीरबल से बराबरी करने की कोशिश की। यदि यह अपराध है तो मैं दोषी हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अपराध बराबरी करने का नहीं, छलपूर्वक अपदस्थ करने का है। अकबर ने चंद्रसेन को तत्काल अपने पद से हटाने का आदेश दिया और राज्य से कुछ समय के लिए निष्कासित कर दिया। छठा भाग, बीरबल की प्रतिष्ठा और पुरस्कार। अकबर ने दरबार में सबके सामने बीरबल को एक स्वर्ण मुकुट और रत्नजड़ित तलवार भेंट की। साथ ही उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध किया कि बुद्धि केवल ज्ञान से नहीं बल्कि चरित्र और धैर्य से महान बनती है। सभी दरबारी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अंतिम भाग, शिक्षा और संदेश। उस घटना के बाद दरबार में कोई बीरबल से ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि सब उनकी बुद्धि और संयम की प्रशंसा करते थे। बीरबल ने सिद्ध कर दिया, जब सच्चाई के साथ धैर्य जुड़ता है तो सबसे बड़ी साजिशें भी झुक जाती हैं। व्यक्ति को स्वार्थ में अंधा नहीं होना चाहिए, न्याय और सच्चाई से ही विजय संभव है। शिक्षाएं, सार। 1. दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ना कभी स्थायी नहीं होता। 2. बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिशोध से नहीं, समाधान से जीतता है। 3. न्याय हमेशा धैर्य की मांग करता है। 4. जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है उसके सामने कोई छल नहीं टिकता। शीर्षक, बीरबल की बेशकीमती सीख। प्रस्तावना। अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमान मंत्रियों, न्यायप्रिय व्यवस्था और गूढ़ चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। दरबारियों में सबसे विशिष्ट स्थान बीरबल को प्राप्त था, जिनकी चतुराई और तर्कशीलता की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। बीरबल जहां एक ओर राजनैतिक समस्याओं का समाधान करते, वहीं दूसरी ओर आमजन के दुख दर्द को भी सुनते और समाधान खोजते। यह कहानी उस समय की है जब सम्राट अकबर को एक प्रश्न ने उलझन में डाल दिया।
और केवल बीरबल ही थे जो इस उलझन को दूर कर सके। प्रथम भाग, अकबर की उलझन। एक दिन की बात है। सम्राट अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे। बगीचे की हरियाली, फूलों की सुगंध और झील का शांत जल उन्हें बहुत प्रिय था। तभी उन्होंने देखा, एक गरीब वृद्ध व्यक्ति झील के किनारे बैठा कुछ खा रहा था और साथ ही रो भी रहा था। सम्राट ने सैनिकों को बुलाया और उस वृद्ध को दरबार में लाने का आदेश दिया। वृद्ध को लाया गया। सम्राट ने पूछा, बुजुर्ग, तुम रो क्यों रहे थे? तुम कुछ खा भी रहे थे और रो भी रहे थे। वृद्ध बोला, महाराज, वर्षों की भूख के बाद आज पेट भर भोजन मिला, पर जब खा रहा था तो याद आया कि मेरी पत्नी और बेटा दोनों भूख से ही मर गए थे। इसलिए खा रहा था, पर उनके लिए रो भी रहा था। यह उत्तर सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मनुष्य एक ही समय में दो विपरीत काम कर रहा था, हंस रहा था और रो भी रहा था। क्या कोई व्यक्ति दो विपरीत भावों को एक साथ अनुभव कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और मैं आपको यह साबित कर सकता हूं, बस 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। द्वितीय भाग, बीरबल की युक्ति। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें भाग लेने वाले को राजा स्वयं पुरस्कार देंगे। शर्त यह थी कि जो प्रतियोगी राजा को एक ऐसा अनुभव कराए जिससे वे एक ही समय में हंसे भी और दुखी भी हों, वही विजेता होगा। 3 दिनों तक सैकड़ों लोग आए। किसी ने मजेदार कहानी सुनाई, किसी ने करुणा की कविता, पर सम्राट के चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं आया। तीसरे दिन बीरबल स्वयं एक छोटी सी पेटी लेकर दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी महाराज। इस पेटी में एक वस्तु है जिसे देखकर आप हंसेंगे भी और दुखी भी होंगे। बीरबल ने पेटी खोली। उसमें एक पुराना टूटा हुआ जूता था, जिस पर अकबर का नाम खुदा हुआ था। अकबर चौंके और बोले, यह क्या है? बीरबल बोले, यह वही जूता है जो आपने अपने बचपन में एक साधु को दान दिया था। वह साधु वर्षों तक इसे अपने पास रखे रहा। मरते समय उसने मुझे दिया और कहा कि यह बादशाह को लौटा देना। अकबर ने जूते को देखा, सचमुच वह उनका ही था। वे मुस्कराए और साथ ही उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बचपन की वह भोली अवस्था, वह निश्चल दान। अब तो सब बदल गया। यह जूता उस समय की याद दिलाता है जब मैं न तो बादशाह था, न ही राजनीति जानता था। फिर वे बोले, बीरबल, यह क्या अद्भुत बात है। यह छोटा सा जूता मुझे हंसा भी गया और रुला भी गया। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही जीवन है, विरोधाभासों से भरा। मनुष्य एक साथ कई भाव जी सकता है। तृतीय भाग, दरबारियों की जलन। बीरबल की इस युक्ति से दरबार में उनका सम्मान और बढ़ गया, पर कुछ दरबारी, विशेषकर सलीम खां, इस बात से जलने लगे। सलीम खां ने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी। वह अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, बीरबल बुद्धिमान तो हैं, पर कभी कभी ये बहुत ढोंगी प्रतीत होते हैं। मैं चाहूं तो कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे बीरबल की असलियत सामने आ जाए। अकबर को भी थोड़ी उत्सुकता हुई। सलीम खां ने योजना बनाई, बीरबल को एक ऐसे प्रश्न में फंसाने की जिसमें वे उत्तर न दे सकें। चतुर्थ भाग, अनोखा प्रश्न। सलीम खां ने दरबार में प्रश्न रखा, सम्राट, मेरा प्रश्न बीरबल से है, यदि आप पूरे संसार को एक ही वस्तु से संतुष्ट कर सकें, वह क्या होगी?
दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कराए और बोले, सलीम खां जी, उत्तर तो सरल है, वह वस्तु है सच्चाई। हर मनुष्य सत्य चाहता है, भले ही वह खुद उससे भागे। सलीम खां हंस पड़ा। पर बीरबल, सच्चाई तो बहुत बार कड़वी होती है, लोग उससे नाराज भी होते हैं। बीरबल बोले, पर अंततः वह उन्हें मुक्त करती है। झूठ कभी दीर्घकालिक समाधान नहीं होता। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध किया कि बुद्धि केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई भी है। पंचम भाग, एक आखिरी परीक्षा। कुछ ही दिनों बाद एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे व्यापार के माल को लूट लिया गया है। मुझे संदेह है कि मेरे ही 3 सेवकों में से कोई चोर है, पर मैं प्रमाण नहीं दे सकता। अकबर ने बीरबल से पूछा, इसका समाधान है? बीरबल बोले, जी हाँ, बस मुझे एक रात का समय दीजिए। रात को बीरबल ने तीनों सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। ये लकड़ियां जादुई हैं। बीरबल बोले, जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सुबह तीनों लकड़ियां मापी गईं। बीरबल ने तुरंत एक को पकड़ लिया। यही चोर है। अकबर ने पूछा, पर आपने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कराए, जिसने चोरी की है वही डर के मारे रात को अपनी लकड़ी को थोड़ा काटकर सोया होगा, ताकि बढ़ भी जाए तो पता न चले। यही लकड़ी सबसे छोटी है। उपसंहार। सम्राट अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, राज्य को ऐसे ही न्यायप्रिय और चतुर मंत्री की आवश्यकता है। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, न्याय, साहस और सच्चाई ही किसी भी मंत्री की असली पूंजी है। कहानी से सीख। सच्चाई वह शक्ति है जो हंसाकर भी रुला सकती है। बुद्धि का उपयोग केवल वाद विवाद में नहीं, न्याय में भी हो। जीवन में विरोधाभास आम बात है, उन्हें समझना ही समझदारी है। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार चतुर, विद्वान और बहुज्ञ दरबारियों से भरा रहता था, लेकिन उन सब में बीरबल सबसे खास थे। बीरबल की बुद्धि, न्यायप्रियता और व्यंग्यपूर्ण शैली उन्हें औरों से अलग बनाती थी। हर दिन दरबार में कोई न कोई समस्या आती, लेकिन बीरबल अपनी सूझबूझ से सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेते। यह कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है, जब बीरबल ने न सिर्फ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि दूरदर्शिता केवल भविष्य देखने का नाम नहीं, बल्कि वर्तमान की सही समझ भी है। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है। सम्राट अकबर के राज्य में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था ख्वाजा मोहम्मद हुसैन। वह फारस से आया था और अपने साथ दुर्लभ वस्तुएं, बहुमूल्य रत्न, परिधान और इत्र लेकर आया था। उसने कुछ ही दिनों में दरबार में अपनी पकड़ बना ली। ख्वाजा की बातों में इतना प्रभाव था कि सम्राट भी उससे प्रभावित हो गए। वह धर्म, व्यापार, राजनीति, युद्ध और कला के बारे में बड़ी गहराई से बातें करता था। कुछ ही समय में अकबर ने उसे अपना सलाहकार बना लिया। बीरबल को उसकी बातें कुछ गड़बड़ लगीं, पर बीरबल बिना प्रमाण के कोई आरोप नहीं लगाते थे। उन्होंने चुपचाप उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दी। ख्वाजा की चालबाजी। एक दिन बीरबल ने देखा कि ख्वाजा कई सैनिकों को अलग अलग समय पर भेंट दे रहा है और उन्हें गुप्त आदेश दे रहा है। बीरबल को शक हुआ कि यह व्यक्ति कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। एक रात बीरबल गुप्त रूप से ख्वाजा के ठिकाने पर गए। वहां उन्होंने देखा कि ख्वाजा कुछ पत्र फारसी भाषा में लिख रहा है और कबूतरों के माध्यम से उन्हें बाहर भेज रहा है।
बीरबल को विश्वास हो गया कि ख्वाजा राज्य के विरुद्ध कोई गुप्त योजना बना रहा है। सम्राट को समझाना एक चुनौती। अगले दिन बीरबल ने दरबार में यह बात सम्राट के सामने रखी। अकबर ने चौंककर पूछा, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? ख्वाजा तो हमारा विश्वासपात्र है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं बिना प्रमाण के कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, परंतु मैं आपके सामने कुछ दिन में सच्चाई रख दूंगा, बस मुझे समय दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने रात में अपने गुप्तचरों को ख्वाजा के निवास पर निगरानी के लिए लगा दिया। कुछ ही दिनों में पता चला कि ख्वाजा पत्रों के माध्यम से राज्य की गोपनीय जानकारी फारस भेज रहा है। वह सैनिकों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर रहा था। बीरबल ने सारी सूचनाएं एकत्र की और फिर एक योजना बनाई। ख्वाजा की परीक्षा। एक दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और सम्राट से कहा, जहांपनाह, आज मैंने एक ऐसा खजाना देखा है जो बहुत प्राचीन है और उसमें फारसी शासकों के प्रतीक चिन्ह भी हैं। ख्वाजा, जो दरबार में मौजूद था, चौंक गया। अकबर ने पूछा, कहाँ है वह खजाना? बीरबल बोले, राजा, मैंने उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया है क्योंकि मुझे संदेह है कि उस खजाने पर कुछ बाहरी शक्तियां भी नजर गड़ाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हम कुछ समय प्रतीक्षा करें और देखें कौन उस खजाने की खोज में आता है। अकबर ने योजना मान ली। ख्वाजा की असली मंशा उजागर। बीरबल ने एक दिन ख्वाजा के सैनिकों में एक नकली गुप्तचर भेजा, जिसने ख्वाजा को बताया कि वह खजाना वास्तव में पुराने किले के नीचे गड़ा है और उसमें फारसी राजवंश के चिन्ह हैं। ख्वाजा तुरंत रात में वहां पहुंचा और गड्ढा खुदवाने लगा। तभी बीरबल अपने गुप्तचरों के साथ वहां पहुंच गए और ख्वाजा को रंगे हाथों पकड़ लिया। बीरबल ने उससे कहा, ख्वाजा साहब, यह खजाना तो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। यह तो आपकी नीयत परखने की एक परीक्षा थी। ख्वाजा घबरा गया। बीरबल ने उसके घर से सारे पत्र, नक्शे और रिश्वत में दिए गए सामान बरामद कर लिए। दरबार में फैसला। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सारे प्रमाण प्रस्तुत किए। पत्रों का अनुवाद किया गया जिसमें लिखा था, अकबर की सेनाएं कब और कहाँ जाती हैं, कितनी सैनिक शक्ति है और कौन से दरबारी राजा से असंतुष्ट हैं, ये सारी जानकारी फारस भेजी जा रही है। अकबर यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने ख्वाजा को अपराधी घोषित किया और उसे कारावास में डालने का आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी दूरदर्शिता ने एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया। अगर तुम समय रहते न समझते तो हम गहरी मुसीबत में फंस सकते थे। दरबारियों का बदलता व्यवहार। इस घटना के बाद वे दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, अब उनकी प्रशंसा करने लगे। सबने माना कि बीरबल की बुद्धि केवल तर्क की नहीं, भविष्य की सही समझ की भी परिचायक है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, एक मंत्री का कार्य केवल आदेश मानना नहीं होता, वह राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सतर्क रहना भी होता है। जो संकट अभी दिखाई नहीं देता, वही सबसे बड़ा होता है। बीरबल की सीख। बीरबल ने अंत में एक कहानी सुनाई। एक किसान के पास 2 कुत्ते थे। एक दिन उसने देखा कि उनमें से एक कुत्ता अपने पैरों से जमीन खोद रहा है। किसान को आश्चर्य हुआ। अगले दिन उसने देखा कि वही कुत्ता उसी जगह को फिर से खोद रहा है। कुछ दिन बाद वहां से एक सांप निकला। वह वही स्थान था जहां सांप अपना बिल बना रहा था। कुत्ते ने खतरे को पहले ही सूंघ लिया था। ऐसे ही एक मंत्री को भी खतरे की आहट समय रहते पहचाननी चाहिए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा,
बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे मित्र, रक्षक और सलाहकार भी हो। उपसंहार। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। लोग उन्हें केवल चतुर नहीं, दूरदर्शी भी मानने लगे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि संकट से पहले सावधानी बरतना ही सच्ची सेवा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी का मतलब केवल प्रश्नों का उत्तर देना नहीं, बल्कि संभावित खतरों की पहचान भी है। सच्चा सेवक वही होता है जो राज्य की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखे। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक: बीरबल की नीतिमत्ता। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर के राज्य में एक बार एक बहुत ही विचित्र समस्या उत्पन्न हुई। दरबार में लगातार शिकायतें आने लगी थीं कि राजधानी में व्यापारियों और आम लोगों में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद इतना बढ़ जाता था कि लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते थे। अकबर इस स्थिति से चिंतित थे। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों से विचार विमर्श किया, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह समस्या सामाजिक नहीं, नैतिक है। जब तक व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर न्याय और संयम का मार्ग नहीं अपनाएगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। अकबर ने पूछा, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं? बीरबल बोले, समाधान है, परंतु यह केवल उपदेशों से नहीं होगा। हमें लोगों को एक उदाहरण देना होगा, जिससे वे खुद अपनी सोच पर विचार करें। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से कुछ दिन का समय मांगा और एक योजना बनाई। उन्होंने राजधानी के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा बर्तन रखवाया, जो एक कुएं के आकार का था, और उस पर एक तख्ती टांगी, प्रजा का दूध। उस तख्ती पर यह भी लिखा था, रात के 8 बजे से 12 बजे तक हर नागरिक यहाँ एक गिलास दूध डालें। यह दूध गरीबों में बांटा जाएगा। नगर में यह खबर फैल गई। सबने सोचा कि यह कोई नया आदेश है और हर किसी को अपनी ओर से थोड़ा सहयोग करना है। सुबह की सच्चाई। अगली सुबह जब बीरबल और अन्य दरबारी वहां पहुंचे और उस विशाल बर्तन का ढक्कन खोला, तो सब चौंक गए। बर्तन में दूध नहीं, केवल पानी था। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही है हमारे समाज की सच्चाई। हर किसी ने सोचा होगा कि मेरे एक गिलास पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा। जब बाकी सब दूध डालेंगे तो मेरा पानी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हर किसी ने यही सोचा, तो परिणाम यह हुआ कि बर्तन पानी से भर गया। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाया, यह समस्या लोगों की नीयत और सोच की है। हर व्यक्ति चाहता है कि बाकी सब अच्छा करें, परंतु स्वयं अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है। जब तक व्यक्ति अपने कर्म और विचार में ईमानदारी नहीं लाता, तब तक समाज सुधर नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हमें लोगों को यह समझाना होगा कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने फिर से एक योजना बनाई। इस बार उन्होंने नगर के 5 प्रतिष्ठित व्यापारियों को बुलाया और उनसे कहा कि वह उन्हें एक सुनहरा अवसर देना चाहते हैं। बीरबल बोले, आप सभी को अलग अलग वस्त्र, गहने और धन दिया जाएगा। आपको यह सब शहर के गरीबों में बांटना है, लेकिन बिना दिखावे के। जो सबसे ज्यादा लोगों की मदद करेगा, वह न्यायधर्म पुरस्कार का अधिकारी बनेगा। सभी व्यापारी सहर्ष तैयार हो गए। परीक्षा का परिणाम। 3 दिन बाद सभी व्यापारी दरबार में आए। 4 व्यापारियों ने बड़े उत्साह से बताया कि उन्होंने कितने लोगों को दान दिया,
कहाँ गए और उनके नामों की सूची भी दी। पांचवा व्यापारी चुप था। अकबर ने पूछा, तुमने कुछ नहीं किया? उसने कहा, मैंने सब बांट दिया, पर मुझे यह प्रचार नहीं करना था। मैंने नाम नहीं पूछा, तस्वीर नहीं खिंचवाई, बस सहायता की और आगे बढ़ गया। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, यही सच्चा परोपकार है। जब हम मदद कर यह सोचें कि उसका प्रचार न हो, तब ही वह मदद ईमानदार होती है। बाकी सबने यह कार्य सम्मान पाने के लिए किया, लेकिन इसने निस्वार्थ भाव से। अकबर ने उस व्यापारी को पुरस्कार दिया और जनता के सामने यह घोषणा की, जो कर्म बिना दिखावे के किया जाए वही सच्चा कर्म है। दरबार में आखिरी शिक्षा। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। कई दरबारी अपने अपने मत देने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, वह धर्म जो मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाए वही सच्चा धर्म है। चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, यदि उसमें करुणा, सत्य और सेवा है तो वही श्रेष्ठ है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध किया कि सच्ची समझ किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में होती है। निष्कर्ष और संदेश। इस कहानी से हम सीखते हैं कि एक, बदलाव दूसरों से नहीं, स्वयं से शुरू होता है। 2, दिखावे से किया गया दान केवल अहंकार बढ़ाता है, सच्चा परोपकार निस्वार्थ होता है। 3, जो समाज अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को गंभीरता से निभाता है वही समृद्ध और शांतिपूर्ण होता है। बीरबल की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस युग में थीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि नैतिकता, बुद्धि और करुणा के मार्ग पर चलकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक, बीरबल की परीक्षा। दरबार की हलचल। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों के साथ साथ कई राज्यों से आए प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मौसम सुहाना था और चर्चा हो रही थी राजनीति, समाज और प्रशासन पर। इसी बीच एक विदेशी दूत दरबार में उपस्थित हुआ। वह एक छोटे राज्य से आया था, जिसका राजा विद्वानों और बुद्धिमानों की परीक्षा लेने के लिए प्रसिद्ध था। दूत ने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, हमारे महाराज ने आपको एक पहेली भेजी है। यदि आपके दरबार में कोई इसे हल कर दे तो हम आपके दरबार को विद्वानों का सिरमौर मानेंगे। अकबर मुस्कराए और बोले, हमारा दरबार ऐसे विद्वानों से भरा है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पहेली सुनाओ। पहेली। दूत ने एक रेशमी कपड़े में लिपटा सुंदर सा संदूक पेश किया और कहा, इस संदूक में एक वस्तु है। बताइए कि इसमें क्या है बिना इसे खोले। पूरा दरबार चकित हो गया। सबने संदूक को देखा, न तो वह बहुत भारी था न ही बहुत हल्का। उसमें से कोई गंध भी नहीं आ रही थी। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आओ मित्रों, अपनी बुद्धि का परिचय दो। एक मंत्री ने कहा, इसमें सोना होगा। दूसरे ने कहा, नहीं, यह किसी मिठाई से भरा होगा। तीसरे ने अंदाज लगाया, शायद इसमें कोई रत्न छिपा हो। बातों का दौर चला, लेकिन कोई भी दूत को संतुष्ट न कर पाया। अंततः अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है बीरबल। बता सकते हो कि इसमें क्या है? बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा, हाथ में उठाया, झटका दिया और उसके भीतर से आती धीमी सी खड़खड़ाहट को सुना। फिर उन्होंने दूत से एक कपड़ा मंगवाया और संदूक के ऊपर रखा। वे कुछ देर तक सोचते रहे।
फिर बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह इसमें न तो रत्न है, न मिठाई, न ही कोई धातु। यह तो एक सजीव जीव है, एक पंछी, और वह भी तोता। पूरा दरबार एक साथ चौंक गया। अकबर ने दूत से कहा, अब यह बताओ कि उत्तर सही है या नहीं। दूत ने संदूक खोला और सचमुच उसमें एक हरे रंग का सुंदर तोता बैठा था। दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम तो सच्चे हीरे हो। बीरबल की चालाकी। बाद में अकेले में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना कि इसमें तोता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, जब मैंने संदूक को हिलाया तो उसमें से बहुत हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसी किसी जीव की होती है। फिर जब मैंने कपड़ा ऊपर रखा तो उसमें से हल्की गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी सांस लेने वाले जीव के होने से होती है। इससे मुझे यह अंदाजा हुआ कि यह पिंजरे जैसा है और किसी छोटे प्राणी को बंद किया गया है। तोता एक ऐसा पक्षी है जो आमतौर पर दूतों के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए अनुमान लगाया। अकबर ने बीरबल की इस तर्कशक्ति पर बहुत प्रशंसा की। दूसरी परीक्षा। विदेशी दूत ने कहा, आपके बीरबल वाकई चतुर हैं, लेकिन एक और परीक्षा है जो हमारे राजा ने भेजी है। अकबर ने कहा, पूछो। दूत ने 3 सुंदर दिखने वाली मूर्तियां निकाली। तीनों देखने में एक समान थीं, ऊंचाई, चौड़ाई, आकृति, रंग, सब कुछ एक जैसा। फिर उसने कहा, इन 3 मूर्तियों में से एक श्रेष्ठ है, एक सामान्य और एक निकृष्ट। पहचानिए कि कौन सी है। सब दरबारी फिर से चकित हो गए। सबने मूर्तियां देखीं, लेकिन कोई अंतर नहीं समझ पाया। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल मूर्तियों को ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने एक पतली सी तार मंगवाई। उन्होंने पहली मूर्ति के कान में तार डाला। वह तार मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। फिर दूसरी मूर्ति में डाला तो तार एक कान से होकर दूसरे कान से निकल गया। तीसरी में डाला तो तार नीचे पेट से निकला। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, पहली मूर्ति वो है जो सुने और सबका भला करे, यह श्रेष्ठ है। दूसरी वो है जो एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे, यह सामान्य है। तीसरी जो सुने और सब अपने भीतर ही रख ले, यह सबसे निकृष्ट है। दूत बहुत प्रभावित हुआ और बोला, आपके बीरबल को हम अपने राज्य में सम्मानित करना चाहते हैं। दीन दुखियों की सहायता। कुछ दिन बाद बीरबल नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण अपने घर के बाहर उदास बैठा है। पास जाकर पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसका इकलौता बेटा नगर के एक व्यापारी के पास काम करता था और व्यापारी ने झूठा इल्जाम लगाकर उसे कारावास भिजवा दिया है। बीरबल ने बिना देर किए उस व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने अपने बचाव में कई बातें कहीं, लेकिन बीरबल ने कहा, यदि तुम सच कह रहे हो तो क्या इस बात को तोते से कहलवाने को तैयार हो? व्यापारी चौंक गया। बीरबल ने उस संदूक वाले तोते को मंगवाया और व्यापारी से कहा, जो कुछ तुमने कहा वह इस तोते को कान में कहो। यदि वह दोहराए तो हम मानेंगे। व्यापारी झेंप गया और स्वीकार कर लिया कि उसने झूठ बोला था। अकबर ने उस वृद्ध ब्राह्मण के बेटे को रिहा करवा दिया और व्यापारी को दंडित किया। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल पहेलियां हल करने तक सीमित नहीं थी। उनका न्याय, उनका विवेक और उनका करुणामय स्वभाव उन्हें सबसे अलग बनाता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है